हमारा जो कल टॉपिक चला था उस हवाले से कुछ थोड़े से कन्फ्यूजन्स की मुझे जो है वो इत्तलात मिली थी। कल का टॉपिक कन्फ्यूजन था, हाँ कंफ्यूजिंग था, और मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि इस टॉपिक में जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन और उतनी ओपन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना और बहुत ही, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कि वाशगाफ अल्फाज में क्लियर करना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में क्लियर करना, वो इतने से टॉपिक में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्तसरन जो दो तीन बातें जो हमें समझ आई है ना, हम उनको देख लेते हैं, और जो दो चार चीज़ें हमारी रह गई हैं उनको हम इंशाल्लाह, मैं उसके ऊपर मजीद स्टडी कर रहा हूँ तो उसको हम इंशाल्लाह देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसके जीनोम में मौजूद है, और उसकी मिसाल में हमने राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की थी। ठीक है, एक तो ये हमने डिस्कस की थी कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर उसके अलावा जो चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह हो गई थी वो ये है कि जीनोम एवोल्यूशन से हम क्या क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जो है वो टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके अलावा उसके साथ साथ हम जो है वो फिनोटिपिक, उसमें ये हम बड़ी वाज़ेह बात कर सकते हैं कि जो फिनोटाइप्स हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, जितनी इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स में हुई है उतनी इम्प्रूवमेंट जीन्स में नहीं नजर आ रही। जैसे यीस्ट और ह्यूमन का कंपैरिजन हमने किया था, तो हमने कहा था कि यीस्ट में सिर्फ 4 गुना कम जीन्स हैं इंसान से, लेकिन अगर आप फिनोटिपिकली बात करें, मॉर्फोलॉजिकली बात करें, तो ह्यूमन बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। अब उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, ये हमने एक बात समझी थी कल। ठीक है, ये भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, इसमें कोई ऐसी दो चीजें नहीं है, और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सिंगल ह्यूमन जीन जो है वो मल्टीपल प्रोटीन्स को डिकोड करता है, ये बात की थी। फिर हमने मॉलिक्यूलर क्लॉक की बात की थी कि हमने हमने ये कहा था कि कुछ पर्टिकुलर जीन्स हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स जितने ज्यादा चेंज नजर आते हैं उतना ही ज्यादा ये इस बात की निशानदेही है कि उस जीन को चेंज होते और उस जीन की एवोल्यूशन होते उतना ही लंबा अरसा गुजर चुका है। ठीक है, ये भी हमने एक बात की थी। अब ये जो तमाम बातें मैं कर रहा हूं, इनमें मॉलिक्यूलर क्लॉक ये क्या था कि जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का चेंज आएगा उतना ही ज्यादा जो है वो ये इस बात की निशानदेही होगी कि इस ऑर्गेनिज्म को चेंज हुए, इस ऑर्गेनिज्म को एवोल्यूट करते हुए उतना ही लंबा अरसा हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि हमें कुछ मुश्किलात आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि चेंज होते होते ऑर्गेनिज्म के लिए इतने ज़रूरी होते हैं कि उनमें मजीद चेंज पॉसिबल नहीं होता। मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत पुराना है लेकिन उसमें फर्दर चेंज नहीं आ रहा उसके उन पर्टिकुलर जीन्स में, तो आप इस चेंज को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करते हैं कि आप उसके कुछ और जीन्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, एक जीन पहले चेंज होता रहा, लेकिन जब एक खास स्पीशीज बन गई तो उसके बाद उस जीन ने चेंज होना छोड़ दिया। क्यों? वो जीन उस ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी हो गया, लिहाजा उस पर्टिकुलर जीन ने मजीद एवोल्यूट होना छोड़ दिया। तो अब आप उसको मल्टीपल, ज्यादा सारे जीन्स को कंसल्ट करते हैं और उनको लेकर आप चलते हैं और उन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारी बात जो है ये हो गई थी, ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, हम जो क्लॉक है उसको, जो मॉलिक्यूलर क्लॉक है उसमें हमें प्रॉब्लम ना आए। एचआईवी के बारे में बात हुई थी कि इन्हीं तरीकों से हमने एचआईवी का ओरिजिन भी तलाश किया था। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, जैसे जेनेटिक मटेरियल है, अब ये चेंज होता रहता है। अब इस जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने के साथ साथ और एंसेस्ट, जब हम फाइलॉजेनी जीन्स की बेस पे बनाते हैं, जो आखिरी बात मैं आप लोगों से कर रहा था, इंपॉर्टेंट तरीन बात वो ये थी कि जब हम फाइलॉजेनी जीन्स की बेस पे बनाते हैं, तो फाइलॉजेनी जीन्स की बेस पर बनाने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें जिद्दत आती रहती है, चेंज होता रहता है। जैसे हमने 2 to 3 डोमेन्स कर दी थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से बहुत से जीन्स ऐसे हैं जो कि हम में वो नहीं है जो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर के यानी आर्किया के हैं, बल्कि कुछ हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया के भी आए हुए हैं जीन्स। तो ये चंद एक चीज़ें हमारी बड़ी डिफाइंड थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम कल के लेक्चर में आया वो था द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पैरालॉगस एंड ऑर्थोलॉगस जीन्स। और आप यकीन करें कि मैंने कई रिसर्च पेपर आज सुबह में पढ़ता रहा हूँ, कहाँ कहीं पर भी एग्जैक्ट बात नहीं हुई कि ऑर्थोलॉगस जीन्स क्या होते हैं और पैरालॉगस जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत बड़े बड़े सवाल मेरे अपने जहन में हैं, तो इसलिए मैं ये जो तमाम बातों को यहाँ पर कंक्लूड करके, बस अब 2 मिनट और हैं उसके बाद अपना लेक्चर शुरू करेंगे। इन तमाम बातों को कंक्लूड करके मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो ये है कि मैं इंशाल्लाह ऑर्थोलॉगस और पैरालॉगस जीन्स का एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट लूंगा पहले खुद। उसकी वजह यह है कि जो बातें हमें पता होनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं लिखी हुई, और दूसरा यह है कि इसको हम
किसी दिन थोड़ी सी देर लगा के डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक इमेज होगा ना कि ऑर्थोलॉगस और पैरालॉगस जीन्स होते क्या हैं, फिर बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं लगेगी इनको समझने के लिए। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से आप ये ना परेशान होइएगा कि आपको अगर किसी को कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे एक दो जो है वो बच्चियों ने कहा कि सर हमें कन्फ्यूजन है, और वो आपका जाहिर है मैंने आपको वो बिल्कुल कहा हुआ है कि मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म किया करें कि हमें इन कन्फ्यूजन आ रही है, तो हम इंशाल्लाह ऑर्थोलॉगस और पैरालॉगस को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है आपका वो इंतज़ार जिस बुनियाद पे हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कोशिश थी उसमें हमने अगले ही हफ्ते जो है वो शुरू कर दिया कि हमने जब ये यूनिट शुरू किया तो एक ही हफ्ते में हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और वो चैप्टर जो है वो बहुत से लोगों की इंतहाई दिलचस्पी का बायस है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको प्रॉब्ली वो चैप्टर जो है वो शायद इतना अच्छा ना लगता हो आज से पहले, या करंटली जो हम इस हफ्ते डिस्कशन कर रहे हैं उससे पहले पहले ये चैप्टर कुछ बच्चों को अच्छा ना लगता हो, एंड दैट इज बैक्टीरिया एंड आर्किया। बेटा, बैक्टीरिया और आर्किया के हवाले से सबसे पहले तो अपने जहनों में कल वाली बात जो है उसको एक दफा दोहराएं, जिसके बाद हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। और वो क्या है? वो ये है कि बैक्टीरिया और आर्किया की डोमेन्स की वजह से, ये जो हमने दो डोमेन्स बनाई थी बैक्टीरिया और आर्किया की, इन दोनों की इन डोमेन्स की वजह से द किंगडम मोनेरा इज नो मोर। किंगडम मोनेरा जो है वो अब नहीं रहा, किंगडम मोनेरा एग्जिस्ट नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि अगर आप किंगडम मोनेरा बनाते हैं तो किंगडम मोनेरा दो इकट्ठी डोमेन्स को लेकर चल रहा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। लिहाजा आपने किंगडम मोनेरा को भी ऑब्सोलीट कर दिया। आपने कुछ रीजंस की बुनियाद पे किंगडम प्रोटिस्टा जो आपके 5 किंगडम सिस्टम है उसको भी ऑब्सोलीट कर दिया। आप यकीन करें कि अगर आपको करंटली या कुछ अरसे बाद कोई 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाता है तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहेगा कि 5 किंगडम्स हैं और यही पढ़ने हैं। और इवन शायद वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा शायद उसके इल्म में भी ये बात ना हो। वाई? बिकॉज डेप्थ स्टडी कोई नहीं करता। ये बात मुझे आज से पहले किसी बुक में नहीं मिली। मैंने एक दो और बुक्स भी, इंटरनेशनल बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो भी मेरे ज़ेरे मुताले रहती हैं, उनमें भी मैंने देखा है इस तरह की बात करने की किसी बुक में किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो कैम्बल बायोलॉजी के लेटेस्ट एडिशन 12th एडिशन की बेस पे बात कर रहा हूँ। बल्कि याद आया मैंने आप लोगों को कुछ बताना भी था। बेटा, एक प्रोग्राम है, मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, वो 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, वैक्सीन्स, उसके हवाले से रियलिटीज और मिथ्स, जो मिथ्स होते हैं उसके हवाले से, जो खास तौर पे कोरोना की वैक्सीन है। अगर कोरोना पे 1000 प्रोग्राम हुए हैं तो उनमें से वाहिद प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि अगर किसी ने नहीं सुना तो वो महरूम है वैक्सीन की रियलिटी से, और वैक्सीन किस तरह काम करती है, और गवर्नमेंट और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर क्या क्या इकदाम लिए गए हैं और किस अंदाज से सोचा गया है। और ये सब, ये प्रोग्राम सुन लेने के बाद बिलीव मी, आपके सामने जब कोई कहेगा कि वैक्सीन साजिश है तो आपका ये दिल करेगा कि यू विश टू स्टार्ट पंचिंग हिम और हर इन द फेस। क्योंकि मैं तो खैर बहुत बहसें कर चुका हूँ, मेरे अपने कोलीग्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, केमिस्ट्री के बड़े पढ़े लिखे कोलीग्स हैं, वो पढ़े लिखे, अब देखें एक टर्म होती है पढ़े लिखे जाहिल होना। अब वो चीज मैं नहीं कहता कि पढ़े लिखे जाहिल इस बुनियाद पे साबित होता है कि एक बंदे ने वैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सम टाइम आप बात इतनी बोंगी करते हो साइंस पढ़ने के बावजूद, तो कहते हो यार तू पागल है। अब केमिस्ट है, एक बंदा केमिस्ट है, वो कहता है जी वैक्सीन साजिश है, ये है ही कुछ नहीं, सब बकवास है, ये बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं, आप नहीं समझेंगे। वो समझता है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का एक टीचर है, वो बंदा इस्लाहन मेरे साथ बड़ी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई वैक्सीन के ऊपर, मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया RNA DNA वैक्सीन के हवाले से, फिर जो चाइना की वैक्सीन आई हैं वो किस किस्म की हैं, और कौन कौन सी वैक्सीन हुआ करती हैं, सारे डिस्कशन। बट अगर आपने समंदर को कुएं में बंद करना है और आपने लोगों के आंसर्स सेटिस्फाई करना है, देन बिलीव मी, 1 घंटा 36 मिनट का प्रोग्राम है। आप सुनेंगे और आप कभी इस बात पर रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने ये प्रोग्राम क्यों सुना।
सो मच हेल्दी डिस्कशन। और एक एक होता है ना किसी पुरानी डिस्कशन पे कोई 1.5 घंटे का लेक्चर। हॉट टॉपिक है आपका इस वक्त, इदारे इस कश्मकश में हैं, लोग इस कश्मकश में हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। हॉट टॉपिक है। और उसके बाद अगर आप में से भी किसी को कंफ्यूजन है, मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन वो प्रोग्राम सुनने के बाद आपको भी मजीद कोई इबहाम नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस सारी डिस्कशन जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेटेस्ट नॉलेज उमूमन लोगों के पास नहीं होता, जिसकी बुनियाद पे हम पढ़ाने भी बैठ जाते हैं और उस बात पर यकीन करने भी बैठ जाते हैं। तो ये जो बात है, ये आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगी। अब अगर आप किंगडम मोनेरा अगर आप बैक्टीरिया एंड आर्किया पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया और आर्किया इन दोनों को बहुत पर्टिकुलरली एक दूसरे से जो है वो सेपरेट होने की ज़रूरत है, या ख़ास तौर पर आपने इन दोनों को जो है वो एक दूसरे से भी अलहदा करना है, और इन दोनों को आपने बाकी ऑर्गेनिज्म से भी अलहदा करना है, प्रोकैरिया और आर्किया को। ये बात ज़हन में रखिए कि प्रोकैरिया और चीज़ है, आर्किया और चीज़ है। प्रोकैरिया और आर्किया सेल सेम नहीं है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस कुछ इस तरह से है बेटा कि जो प्रोकैरिया है, सबसे बुनियादी डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट, जैसे कोई इंटरव्यू है, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू में कोई पूछता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले तो बेटा आपने सबसे पहला डिफरेंस यूकैरिया, आर्किया और प्रोकैरिया, इनमें सबसे पहला डिफरेंस आपने सेल वॉल का बताना, और कोई डिफरेंस मत बताएं। हालांकि प्रोकैरिया और यूकैरिया और आर्किया और यूकैरिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और भी है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहला डिफरेंस इन तीनों को अगर आप इकट्ठे डिस्कस कर रहे होंगे, तो इन तीनों का सबसे पहला डिफरेंस है, वो क्या है? वो है कि जो आपका प्रोकैरिया है, इसकी सेल वॉल में आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। मुख्तसर बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, पत्थर पर लकीर बात। इस जवाब के बाद आगे मजीद जो डिस्कशन आती है वो एक अलग बात है। जैसे आर्किया आमतौर पर एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। ये जो आर्किया होते हैं, इनको आप एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं विच लव द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम फाइल लविंग, ये एक्सट्रीमोफाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एक्सट्रीम पीएच में, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, एक्सट्रीम सॉल्ट में, जैसे हेलोफाइल्स होते हैं बहुत ही कमाल, क्रायोफाइल्स होते हैं, इतने रिड्यूस टेम्परेचर पे रहते हैं, इतने माइनस टेम्परेचर पे रहते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता, ठीक है। फिर थर्मोफाइल्स इतने हाई टेम्परेचर पे रहेंगे कि आप गुमान भी नहीं कर सकते कि आप उस पानी में हाथ भी डालें, और वो इस टेम्परेचर पर रह रहे होते हैं। तो आर्किया का एक फीचर ये भी है, ठीक है। अगली बात पर आते हैं, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यूकैरिया। अच्छा, यूकैरिया में भी पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है, तो फिर आर्किया और यूकैरिया सेम हो गए? नो, आर्किया और यूकैरिया की सेल वॉल वंस अगेन डिफरेंट है। वंस अगेन दोनों की सेल वॉल डिफरेंट है, लेकिन आर्किया और यूकैरिया को आप एक और बेस पर भी सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन तीनों में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। जो मेम्ब्रेन बाउंडेडनेस है, वो प्रोकैरिया और आर्किया में आपको नहीं मिलेगी। आर्किया और प्रोकैरिया में ये चीज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इनमें नहीं होते, और जो यूकैरिया है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स ही भरे पड़े होते हैं। इनकी एवोल्यूशन भी हमने पढ़ी थी, एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, दोनों हमने इसमें पढ़े थे। तो बुनियादी तौर पर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इन सब में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके जहनों में होने चाहिए, कि हाँ भाई, प्रोकैरिया क्या है, आर्किया क्या है, यूकैरिया क्या है। प्रोकैरिया और आर्किया किस लिहाज से सिमिलर है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं हैं, और ये दोनों यूकैरिया से इसी लिहाज से डिफरेंट है कि यूकैरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। बट प्रोकैरिया और आर्किया का आपस में क्या डिफरेंस है, उसमें सबसे पहला और सबसे नुमाया और सबसे सिंपल डिफरेंस, जो कि आपको किसी भी जगह पर फौरी तौर पर आंसर देने के काबिल बनाता है, वो इनका सेल वॉल का डिफरेंस है। और आप किसी भी टेस्ट में चले जाएं, किसी भी पीपीएससी का इंटरव्यू है, एफपीएससी का है, और एफपीएससी का, पीपीएससी का, सीएसएस का, किसी का भी आपका इंटरव्यू है, अगर आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो आपका जो है वो
आप कभी भी जो है वो इस हवाले से परेशान नहीं होंगे कि आप ये डिफरेंस नहीं बता सकते। बाकी जो डिफरेंस है वो आगे आने हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं बेटा। जो आपका ये सेल होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया आर्किया जो है, इन हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बड़ी जनरलाइज डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्किया और यूकेरिया, आर्किया और प्रोकैरिया की बात करते हैं जब, या इसको सिंपली लिख लीजिए कि जब हम बैक्टीरिया और उसके साथ साथ जो है वो आर्किया की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनमें कॉमन भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ये लगता है कि इनके सेल के दो तरह से इनके सेल की स्टडी की जाती है। एक होता है आउटर वॉल, आउटर स्टडी होती है, ठीक है, आउटर वॉल होती है। और एक होता है इनर स्टडी, आप इनसाइड इनकी स्टडी करते हैं, इनर स्टडी, ठीक है। तो दोनों एंगल से आप इनको स्टडी करते हैं। आप आउटर वॉल कह लीजिए या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कह लीजिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दोनों के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिमिलर भी होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये है कि इन दोनों को हम जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हैं सबसे पहले, तो जैसे मैंने अभी आपको सेल वॉल की बात की, ठीक है। अब सेल वॉल में आपने एक बात कर ली, आर्किया और प्रोकैरिया, या आर्किया और बैक्टीरिया की आपने एक बात कर ली। बट एक बात आपको आपके जहनों में और भी होगी कि अगर आप सिर्फ प्रोकैरिया की बात करते हैं, यानी सिर्फ आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल का डिफरेंस आता है। ये जैसे सेल वॉल है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल आपको आफ्टर स्टेनिंग, जब आप क्रिस्टल वायलेट के साथ स्टेनिंग करते हैं, क्रिस्टल वायलेट, क्या लिख गया मैं, क्रिस्टल वायलेट, जब आप इसके साथ करते हैं स्टेनिंग, तो और दूसरा आप स्टेन यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, आपने सबने किया हुआ लिहाजा मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, सेफ्रोनिन यूज करते हैं। क्रिस्टल वायलेट और सेफ्रोनिन जो है, इनमें से क्रिस्टल वायलेट इज मेंट टू बाइंड विद द पेप्टाइडोग्लाइकेन मैश। जिस बैक्टीरिया में ज्यादा से ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा, उसके साथ जो है वो क्रिस्टल वायलेट जाकर ट्रैप हो जाएगा, उसमें से रिमूव नहीं हो सकेगा। और जब वहां जाकर क्रिस्टल वायलेट जो है वो ट्रैप हो जाएगा, रिमूव नहीं हो सकेगा, तो इट वुड सर्टनली मीन कि वो बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर चुका है। लेकिन सेफ्रोनिन इज नॉट मेंट फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन। जी बेटा, कोई बताएगा सेफ्रोनिन इज मेंट फॉर व्हाट? किस चीज को स्टेन करता है सेफ्रोनिन? एनी क्लू? सर फ्लैजला। नो, फ्लैजेलर स्ट्रेनिंग बिल्कुल और होती है। फ्लैजेलर स्ट्रेनिंग तो बड़ी मजे की होती है, वो तो और बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रेन होता है। क्या नाम था उस स्ट्रेन का, याद भी नहीं आ रहा। जी यानी सर न्यूक्लियस। जी शाबाश। जो सेफ्रोनिन है वो बेसिकली न्यूक्लियस के लिए, इट इज मेंट फॉर न्यूक्लियस, ठीक है। आप न्यूक्लियस कह लीजिए, या बेसिकली आपका जो डीएनए मटेरियल होता है उसके लिए, क्योंकि जाहिर है आपका जो बैक्टीरिया है उसके अंदर तो है ही नहीं, वो न्यूक्लियस तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखिएगा कि एंड आर स्ट्रक्चर विदाउट विद इसमें, हाँ, which enters the cell and binds to the DNA। एक्चुअली न्यूक्लियस जो है वो एक वो है, कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। जाहिर है प्रोकैरियोट्स की जब आप बात करेंगे तो डीएनए के साथ जाकर सेफ्रोनिन बाइंड होती है, और ये डीएनए के साथ जाकर जैसे ही बाइंड होती है तो बैक्टीरिया के दो कलर्स आपके सामने अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ही कमाल डायग्राम, ये तो खैर अखीर है, क्या खूबसूरत डायग्राम है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये एक जो है वो स्टेनिंग की एक स्लाइड की पिक्चर है, जहां पर आपको दोनों तरह के बैक्टीरिया आपको मिल रहे हैं। एक की शेप कोकाई है, दूसरे की शेप बेसिलाई है, बड़े खूबसूरत स्टेनिंग हुई हुई है। और ये जो स्टेनिंग है ये आपको सामने है कि एक जो है उन्होंने क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन किया है, और क्रिस्टल वायलेट एक्चुअली एक ऐसा ऐसा कंपाउंड है। अब यहाँ पर फर्क क्या आ जाता है बेसिकली, मैं डायग्राम बनाने के बजाय आपको बता देता हूँ, गौर कीजिएगा इधर, कि ये तो है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको आप आमतौर पर कहते हैं। उसके अलावा ये है बैक्टीरिया के अंदर वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का नेटवर्क, जिसमें एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं एक्चुअली अमाइन ग्रुप्स, अमाइन ग्रुप्स होते हैं। और ग्लाइकेन किसको रेफर कर रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब इनमें मैश बना हुआ होता है, ठीक है।
मैश कैसे बना हुआ होता है, जैसे ये अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन्स है ना ये, तो इनमें दरमियान में अमाइन ग्रुप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के दरमियान में अमाइन ग्रुप होते हैं, और ये अमाइन ग्रुप आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ये ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो मैश है, ये मैश जितना थिक होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टल वायलेट इसमें आकर रिटेन हो जाएगा। लिहाजा अगर आप इस सेल वॉल में जो आपके सामने बनी हुई है, इस सेल वॉल में आप देखते हैं, तो इस सेल वॉल के अंदर जितना गहरा मैश है, क्रिस्टल वायलेट के अंदर अंदर आकर ट्रैप हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, एंड इट विल नॉट बी रिमूव्ड। इसको अब आप रिमूव नहीं कर सकते, इसको आप जो है वो यहां से नहीं हटा सकते। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा क्या करेंगे कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो जो जो सॉरी, अब हम यहां पर क्या करने लगे हैं, जो ऑर्गेनिज्म पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है उनमें ज्यादा है और इसका मतलब है कि वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर रहे हैं, उनको हम कह देते हैं ग्राम पॉजिटिव। उनमें क्रिस्टल वायलेट रिटेन हो गया है, लिहाजा अब आप उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, ग्राम पॉजिटिव। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब यहां पर जब आप बात करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि ये सेल वॉल, और ये बहुत ही यूनिक सेल वॉल है, इस पर रुक के हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बेटा ये सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो क्या है? वो ये है कि इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत थिन है, बहुत थिन है, जिसकी वजह से जब आप ग्राम स्टेनिंग कर रहे होते हैं उसमें आप अल्कोहल डालते हैं। अल्कोहल ग्राम पॉजिटिव में से अल्कोहल ग्राम पॉजिटिव में से क्रिस्टल वायलेट को रिमूव नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ बड़ी फर्मली ट्रैप हो जाता है। लेकिन जब आप अल्कोहल डालते हैं तो तो जो थोड़ा बहुत क्रिस्टल वायलेट इसमें रिटेन होता है ना, थोड़ा बहुत जो पेप्टाइडोग्लाइकेन में रिटेन होता है वो वॉश हो जाता है। यानी यहां पर अब आपका क्या प्रॉब्लम आ गया, जो क्रिस्टल वायलेट आपने डाला था वो अल्कोहल की वजह से वॉश हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप डालेंगे ग्राम नेगेटिव को स्टेन आप क्रिस्टल वायलेट से नहीं कर सकते, क्योंकि वो वॉश हो जाना है। अब आप माइक्रोस्कोप के नीचे जितना मर्जी देख ले उसने वॉश हो जाना है। लिहाजा अब आप उसमें वो स्टेन डालते हैं जो कि डीएनए को क्या कर देता है, रंग कर देता है, और उसके बाद आपको वो नजर आना शुरू हो जाता है पिंकिश कलर का। सवाल पैदा होता है, एक ही स्लाइड है, एक स्लाइड है आपके पास, आप में से अक्सर ने अगर स्लाइड बनाई हो तो, और वो क्या है, ये है कि एक स्लाइड है आपके पास, उस स्लाइड पे आपने रख दिया दही का सबसे बेहतरीन जो मटेरियल है जहां से आप उठा सकते हैं ये आपका जो बैक्टीरिया के सैंपल है, रैंडम बैक्टीरियल सैंपल उठा सकते हैं। सबसे बेहतरीन सैंपल क्या है जी, को बताएगा? सबसे मजे का, सबसे बेहतरीन और सबसे यकीनी, है कोई तो बता दे सबसे यकीनी सोर्स। क्वेश्चन। सबसे यकीनी सोर्स बैक्टीरिया की स्लाइड बनाने का क्या है, जहां हर सूरत बैक्टीरिया होंगे ही होंगे? जी सर, एग। सर दही। दही, हर सूरत। आपने क्या करना है, स्लाइड लेनी है, दही की थोड़ा सा पानी छोड़ती है दही, उसको थोड़ा सा ऐसे करें, उसका पानी का ड्रॉप ले लें, वो डाल दें, पानी का ड्रॉप छोड़ दें आप दही का बहुत, लेकिन वो ध्यान से लेना होता है, बड़े ही ध्यान से आप उठाते हैं, क्योंकि फिर वो होता ही है कि वो जो फाइबर्स होते हैं दही के अंदर और वो जो मजीद जो मटेरियल होता है, प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाते हैं ना बेसिकली। जब बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क की प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है, तो वो जो कोएगुलेटेड प्रोटीन होती है वो भी स्लाइड पे आ जाती है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आता है। तो लेकिन अच्छा, जो कोएगुलेटेड प्रोटीन होती है वहां पे भी प्रॉब्लम आता है, फिर आप ध्यान से आप उसकी जो है वो करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ध्यान से उसको बनाते हैं। लेकिन सबसे यकीनी सोर्स, सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो यही होता है। सवाल मैं ये करने लगा था कि आपने दही से मटेरियल उठाया, स्लाइड पे रखा, स्लाइड बना ली, आपने क्रिस्टल वायलेट डाला, वॉश कर दिया। जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट को बहुत जबरदस्त फर्मली रिटेन किया था उन्होंने रिटेन कर लिया, बाकियों ने रिमूव कर दिया, पानी डाला, अल्कोहल डाली, आपने रिमूव कर दिया। सेफ्रनिन डाली,
जिनमें सेफ्रोनिन चली गई, जिन्होंने सेफ्रोनिन को रिटेन किया, वो कौन है? जिनमें डीएनए मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे बैक्टीरिया में डीएनए है, तो तमाम बैक्टीरिया पिंक क्यों नहीं अपीयर हो जाते? डीएनए तो सब में है। सब सर ऐसा होगा कि बोलिए बोलिए बोलिए। सर कंफर्म नहीं पता, तुक्का लगा रही हूँ कि जो सेल वॉल है, मतलब सेल वॉल ने जब वो रिटेन कर लिया क्रिस्टल वॉयलेट, तो शायद फिर सेफ्रानिन को वो क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी और न्यूक्लियस नहीं दिख पाएगा, जबकि उसमें सेल वॉल में इतनी पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, तो शायद इसलिए वो सेफ्रानिन इजीली न्यूक्लियस को स्टेन कर देगा और सिर्फ न्यूक्लियस को ही करेगा, और क्रिस्टल वॉयलेट तो इतना रहेगा ही नहीं, वो तो रिमूव हो जाएगा। बेसिकली इसमें एक बात आपकी शायद ये एक इम्कान हो, लेकिन जो असल बात इसके पीछे है वो ये है कि क्रिस्टल वायलेट को आप कहते हैं, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन को आप कहते हैं प्राइमरी स्टेन, और ये सेल के आउटर स्ट्रक्चर को स्टेन कर चुका होता। अब अगर सेल अंदर से स्टेन हो भी जाता है, यही बात वो कर रहा है नवाज। अच्छा चले ठीक है, देख ले सदफ फिर अब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अगर सेल अंदर से स्टेन हो भी जाता है, वो कलर बाहर नहीं दिखना, क्योंकि बाहर का कलर जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, वो जो प्राइमरी स्टेन है उसने बाहर से सेल को कवर कर लिया है, लिहाजा जो प्राइमरी कलर आपकी आईज तक आ रहा है ना, क्योंकि आप कब देखते हैं कलर? आप कलर तब देखते हैं जब आपकी आईज तक आएगा। अब अगर एक कलर है जो आपकी आईज तक आ ही नहीं रहा, अब आप क्या करेंगे? अब आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो प्राइमरी स्टेन है वो आपके आईज तक आएगा, वो आप डिटेक्ट करेंगे। सेफ्रोनिन उसमें जाकर रिटेन होता है, हो जाए, हमें गर्ज नहीं है, क्योंकि अब क्रिस्टल वाले इतनी अच्छी तरह रिटेन हो चुका है, लिहाजा वी डू नॉट केयर कि अगर उसके अंदर सेफ्रोनिन चला भी जाता है। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि सेफ्रोनिन ने ग्राम पॉजिटिव में भी हो जाना है, ग्राम नेगेटिव में भी चले जाना है। ठीक है, इसलिए आप जो है वो सेफ्रोनिन जो है उसको आप जो क्रिस्टल वायलेट है उसको आप इसलिए सेफ्रोनिन के बावजूद आपको उसका कलर इसलिए नजर आता है क्योंकि वो बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, वो प्राइमरी कलर है जो कि आपके आईज तक आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब अगली बात पर चलते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके पास रिएक्शन की ऑप्शन है आपके अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में। आपने मुझे ये बताना है कि आप में से कौन कौन है जिसने ग्राम स्टेनिंग प्रॉपरली की हुई है? ये कौन गया? ये कौन लीव कर गया? जी, आप में सर से मैं कौन चोट कौन? कर गई थी, वापस आई हूँ। नहीं, एक और भी है जिसके नाम से पहले ए लिखा हुआ था, नाम का ए लिखा हुआ, पता नहीं कौन है जी। प्रॉपर ग्राम स्टेनिंग, जस्ट रेज योर हैंड्स। मोहसिना किधर गई? आप में से कोई भी नहीं है? चले माइक ऑन सर करके रटा बता लगा, दें। पेपर सॉल्व किए हुए है। परफॉर्म नहीं किया हुआ? नहीं सर, परफॉर्म किसी ने नहीं कराया, बस पेपर दे दिया, इसको रटा लगाओ, हमने भी लगा लिया है, वो 2-3-4 घंटे के लिए याद था, अब तो पता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, सुमेरा है, सुमेरा ने तो किया होगा, ऐसे नहीं हो सकता। सुमेरा यहीं पे है ना? हाँ, सुमेरा। जी सर किया हुआ है, लेकिन याद नहीं है मुझे। अच्छा चलें, वो तो एक अलग बात है, आपने परफॉर्म तो किया हुआ अल्कोहल, ये चीजें तो आपके। अच्छा, एक मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करने में जो मजा है ना, वो किसी और फील्ड के एक्सपेरिमेंट्स करने में नहीं है। जहां दाव लगे, जहां मौका मिले, आपने ग्राम स्टेनिंग लाजमी करनी है। ग्राम स्टेनिंग 100% आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, सो ये जो है वो आपने जरूर करना है। अच्छा जी, सो अब आइए अगली बात के ऊपर। एक और चीज आपको यहां पर बड़ी वाज़ेह दिख रही है बेटा, और वो ये है
कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और वो ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन से बाहर कुछ नहीं नजर आ रहा। एक दफे ये मिटा लें उसके बाद जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन से बाहर कुछ नहीं नजर आ रहा, यही वॉल बहुत थिक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसमें एक तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्लियर है, उसके बाद एक बाहर है जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक मुसीबत है बीमारियां फैलाने के हवाले से। अगरचे कुछ हैं ग्राम पॉजिटिव भी, बड़े खौफनाक ग्रुप्स हैं ग्राम पॉजिटिव के भी, लेकिन उनके पीछे उनका जेनेटिक्स है। जैसे ग्राम पॉजिटिव की एक जीनस ही नहीं मान जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और वो है क्लोस्ट्रीडियम। मैं समझता हूं आप 10 जेनेरा रख दें ग्राम नेगेटिव के एक तरफ, और ये एक जीनस रख दें ग्राम पॉजिटिव के एक तरफ, तबाही फेर देता है। दो मशहूर तरीन पॉइजनस हैं बैक्टीरिया जो कि बहुत ही लोकली हमें डैमेज करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो टेटनस के बाद इम्कान होता है कि हमारे सॉरी जो एक्सीडेंट्स के बाद, या ये एक्चुअली जंग वाली जगहों पे रहता है, जंग वाली जगहों पे रहता है, ठीक है, इसके इम्कान होते हैं। लोग कहते हैं जंग की वजह से टेटनस हो जाती है, गलत टोटल। पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, एक एंकर है आफ्ताब इकबाल, उसके प्रोग्राम में एक डॉक्टर बैठी होती है, उसने ये स्टेटमेंट दी कि जंग से टेटनस हो जाता है। और मैं एक दफा मैंने कहा यार डॉक्टर है, कुछ तो हकीकत होगी। मैंने जाकर नेट पे चेक किया, जो बड़ी बेहतर वेबसाइट्स हैं, बड़ी अच्छी वेबसाइट्स है, हर जगह लिखा हुआ था इट हैज नथिंग टू डू विद द, अगर रस्ट में क्लोस्ट्रीडियम टेटनी रह रहा है तो फिर आपको टेटनस होगा, वरना नहीं होगा। तो ये डॉक्टर बहुत बड़ी बड़ी खच्चे मारते हैं। खैर, अच्छा यहां पर जो है वो जो ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात हो रही थी। बेटा ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो ये है कि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत कम होता है, लेकिन थिकनेस ऑलमोस्ट उतनी ही होती है जितनी ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल की होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा होती है बाज़ औक़ात। वो क्यों है? क्योंकि इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही होता है जो कि अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। गौर कीजिए जरा, स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये कुछ फॉस्फोलिपिड्स के यूनिट्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स के, ये वही फॉस्फोलिपिड्स के यूनिट्स हैं जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी दिख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे अगर, तो यहां पर कुछ तो फॉस्फोलिपिड्स के यूनिट्स है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये फॉस्फोलिपिड्स के यूनिट्स हैं। लेकिन दरमियान में आपको कुछ और यूनिट्स भी नहीं दिख रहे हैं, जिनको आप कहते हैं ये स्पेशल किस्म के लिपिड्स होते हैं, और उनके साथ जुड़े हुए होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जिसकी वजह से आप इस सेल वॉल की बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के लिपोपोलीसैकेराइड। लिपोपोलीसैकेराइड बज़ाहिर दिखने में आपको यूं लगेगा जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क इन दोनों में यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, ये सेल वॉल का काम करती है, और इसके एक दो और फंक्शन हैं, ये वो काम नहीं करती जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर सकती है। गौर कीजिएगा, ये एक और डायग्राम है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे की डायग्राम है। इसमें देखिए कि नीचे आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं, नीचे आपको पोरिन्स नजर आ रहे हैं, ये वो मेम्ब्रेन है बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये नीचे वाली वो मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके ऊपर देखिएगा, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की मुख्तसर सी लेयर है, और उसके बाद यहां पर फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं, लेकिन यहां वो प्रोटीन्स या वो काम नहीं हो रहे, वो फंक्शंस नहीं हो रहे जो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है वो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कोर पॉलीसैकेराइड्स, ओ पॉलीसैकेराइड्स और सार लिपिड मौजूद हैं। अब ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? बेटा ये जो बाहर के लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि ये बैक्टीरियल टॉक्सिन का काम करते हैं। बैक्टीरिया के पास ये जो आपके ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इनसाइड आवर बॉडीज,
और ये टॉक्सिसिटी कैसे क्रिएट करते हैं? ये टॉक्सिसिटी इस तरह क्रिएट करते हैं कि इनका जो लिपोपोलीसेकेराइड होता है ये बाज़ औक़ात इनसे डिटैच होकर हमारी बॉडी के अंदर खास तौर पर वो जो कौन से मटेरियल होते हैं पायरोजिन्स, उनको एक्टिवेट करता है और हमें बाकायदा जो है वो इसका पता लगता है फीवर के जरिए। ये देखिएगा, द लिपिड पोर्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड इन द वॉल्स ऑफ मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर टॉक्सिक कॉजिंग फीवर और शॉक। ये वही पायरोजिन्स की बात हो रही है। पायरोजिन्स के जरिए या शॉक क्या होता है? शॉक ये होता है कि आपकी बॉडी सडनली आपकी बॉडी जो है वो एक एलर्जिक रिएक्शन में चली जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, शॉक आ जाता है एकदम, और आप एक दफा बिल्कुल, बहुत से लोग अनकॉन्शियसनेस में भी चले जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में सडनली एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज होता है और आपकी बॉडी एकदम परेशान हो जाती है कि ये हुआ। तो ये ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होती है उसके बाहर का हिस्सा होता है जो कि आमतौर पे इस तरह की जो है वो चीजें परफॉर्म करता है। ये देखिए, ये एक और है। यहां पर एक चीज है जिसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा गया है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस है दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान का स्पेस, जिसमें वो भी मौजूद है आपके वो भी मौजूद होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी मौजूद होता है। ठीक है, इसको आप पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो ये वो स्पेस होती है और इस स्पेस का भी एक फायदा है। इस स्पेस के जरिए और लिपोपोलीसेकेराइड्स के जरिए बहुत से बैक्टीरिया किससे बच जाते हैं? हमारी एंटीबायोटिक्स से बच जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स के मोड ऑफ फंक्शन में कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को टारगेट करती हैं। अब जिनमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, आप उनमें क्या करेंगे? जैसे आर्किया है, आप एंटीबायोटिक नहीं यूज कर सकते, पेप्टाइडोग्लाइकेन है ही नहीं। कौन सी वाली जो पेप्टाइडोग्लाइकेन को टारगेट करती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है ही नहीं। अब जब नहीं है क्या करें? ग्राम नेगेटिव पेप्टाइडोग्लाइकेन बेस्ड एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। क्यों? पेप्टाइडोग्लाइकेन बॉडी थोड़ा है, ठीक है, लिहाजा आप नहीं कर सकते। फिर आप आउटर वॉल को टारगेट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। या फिर तीन और मोड्स हैं। आप क्या करें? आप डीएनए टारगेट कर लें, आप साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स टारगेट कर लें, आप उसके अलावा जो है वो एक और होता है साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, डीएनए और गालबन हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीन पोर्शंस होते हैं जहां पर एंटीबायोटिक अटैक कर सकती है अगर सेल वॉल एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर रही। ठीक है, अब सेल वॉल एंटीबायोटिक जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन को टारगेट करने वाली एंटीबायोटिक आमतौर पर कहते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, कि वो ऐसी एंटीबायोटिक होती है कि जो बैक्टीरिया को मजीद ग्रो नहीं होने देती। ठीक है, वो आमतौर पर बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, लेकिन वो जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स को टारगेट करती हैं आमतौर पर वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकती हैं, लेकिन बैक्टीरियासाइडल होती हैं दो तरह की। बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या फर्क है जी बेटा, कोई बताएगा? साइडल जो किल करते हैं और स्टैटिक जो रोकते हैं। स्टैटिक वो होती है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को बिल्कुल रोक देती हैं, मजीद ग्रो नहीं होने देती। ठीक है, और साइडल वो होती है, साइडल का मतलब होता है किलिंग, फंगीसाइडल, फंगस किलिंग। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने वाले केमिकल्स। ठीक है, तो बैक्टीरियासाइडल वो होती हैं जो कि आमतौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डीएनए पे अटैक करती हैं, वो बैक्टीरियासाइडल होती है। बैक्टीरियास्टैटिक वो होती हैं जो ग्रोथ को रोक देती है, जिनमें सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स पे अटैक करने वाली एंटीबायोटिक्स आमतौर पर आ जाती हैं। तो ये जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये टारगेटेड होती हैं। अब उनमें अगर उसको टारगेट बेस ही नहीं मिलेगा, वो चीज जिस पे उसने टारगेट करनी है, तो फिर एंटीबायोटिक यूजलेस होती है। जैसे कुछ अर्सा पहले हमने बैक्टीरिया की एवोल्यूशन भी पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है यहाँ पर मिसाल के जरिए समझाता हूँ। आपके पास एक फिनोमिना है जिसमें एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, फिर अब आपको पता है कि एंजाइम्स यूज होना है, फिर एक एंजाइम यूज हो रहा है, फिर एक प्रोडक्ट बनना है, फिर एक एंजाइम यूज होना है, फिर एक प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप एक एंटीबायोटिक लाते हैं, वो एंटीबायोटिक जनाब इस एक एंजाइम को रोक देती है। अब आपको पता है कि जब प्रोडक्ट 1 नहीं बनेगा तो एंजाइम 2 काम नहीं करेगा, एंजाइम 2, और जब एंजाइम 2 नहीं काम करेगा तो प्रोडक्ट 2 नहीं बनेगा तो एंजाइम 3 भी काम नहीं करेगा। ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, सीरीज वर्किंग ऑफ एंजाइम्स होती है। लेकिन अब होता क्या है? होता ये है कि बैक्टीरिया एवोल्यूशन करते हुए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके डीएनए में कुछ ऐसा चेंज आता है कि वो इसका बाईपास इख्तियार कर लेते हैं। आपकी एंटीबायोटिक ने इसके ऊपर अटैक करना था, एंटीबायोटिक आपने दी जनाब, ले भाई एंटीबायोटिक ने, बच्चे कहां गए?
एंटीबायोटिक ने जनाब आकर एक तरह से आपके वो जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था बैक्टीरिया का, उसको किल करने के लिए आपने कहा ले भाई ये एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरिया का सफाया कर देगी। बैक्टीरिया ने चुप करके एक ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार किया, एक जीन में चेंज आया उसके। अच्छा, ये चेंज बैक्टीरिया नहीं लाया, ना ही बैक्टीरिया के जीन को पता है। जिन्होंने एवोल्यूशन पढ़ी है और रज के पढ़ी है, उनको एक बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि ये काम ना बैक्टीरिया खुद कर सकता है ना जीन खुद कर सकता है। ये टोटल चांस है कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें और बैक्टीरिया में चेंज बहुत तेजी से आता है। प्रॉब्लम यह है कि रिपेयरिंग एंजाइम ज्यादा नहीं है। अगर एंजाइम में चेंज आ रहा है बैक्टीरिया मर भी सकता है, और एंजाइम में चेंज आ रहा है तो बैक्टीरिया मजीद फिट भी हो सकता है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि बैक्टीरिया एक ऑल्टरनेट वे लेगा, और ऑल्टरनेट वे लेते हुए आपकी उस एंटीबायोटिक को बिल्कुल बेकार कर देगा, क्योंकि अब वो एंजाइम ही नहीं बना रहा जिस पे एंटीबायोटिक ने काम करना। एक ये तरीका होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। और भी हैं, लेकिन खैर मैं अब गुफ्तगू में दूर निकल गया। यहाँ पर हम सेल वॉल्स को डिस्कस कर रहे थे कि सेल वॉल्स के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत वाज़ेह डिफरेंस है, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की जो पैथोलॉजी होती है ना, जिसमें आपने इनको कंट्रोल करना होता है, आपने फार्माकोलॉजी होती है, आपने इनको जो है वो डिजाइन करनी होती है इनकी एंटीबायोटिक्स, वो सारा का सारा जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अब अगर आपको पता है कि एक डिजीज ऐसी है कि एक बंदे को एक डिजीज हुई है, और उस डिजीज में आपको पता है कि इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है, ग्राम नेगेटिव, तो आप वही एंटीबायोटिक उठाकर देते हैं जो ग्राम नेगेटिव के लिए असरअंदाज होती है आमतौर पे। अब इसको एक और सुन लीजिए, एंटीबायोटिक्स की बात चल ही पड़ी है तो थोड़ा सा और नॉलेज आपके साथ शेयर कर लूं। आमतौर पे जो एंटीबायोटिक आपके साथ शेयर होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। जी बेटा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी होती है? सर जो ज्यादा पैथोजेंस के लिए हो। ज्यादा पैथोजेंस या ज्यादा बैक्टीरिया के लिए? ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों के लिए, ठीक है। जैसे ग्राम पॉजिटिव के ज्यादा सारे बैक्टीरिया के लिए एक है, जैसे आप कहते हैं जी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्या नाम था, ओहो, ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया, हाँ साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई, ये टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। अब साल्मोनेला टाइफाई है, फर्ज कर लें, अब ये क्या कॉज करता है? ये हिमोलिसिस कॉज करता है। ये अच्छे खासे आपके जो ब्लड है उसके अंदर हिमोलिसिस कॉज करता है। ये आपके ब्लड के अंदर जो है वो प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। अच्छा, ये जो जब हिमोलिसिस कॉज करता है, अब आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज की ना, फर्ज कर लिया हो सकता है कि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ गई हो। अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज की और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसके लिए यूजलेस है, तो वो आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को नुकसान देगी। याद रखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है फैलाव, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लिमिट। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो हर वो एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो क्या आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, आपको पेट खराब हो जाता है एंटीबायोटिक खा के। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम आमतौर पर वो होती हैं जो कि टारगेटेड होती हैं कि इसी को मारना है। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम का भी प्रॉब्लम होता है। नैरो स्पेक्ट्रम बाज़ात आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। उस तरह के अगर धोखा खा जाती हैं तो उस तरह के बैक्टीरिया को, और नैरो स्पेक्ट्रम आमतौर पर जो है वो आपकी इंटेस्टाइन में उस तरह के बैक्टीरिया को भी किल करने की सलाहियत रख रही होती है। तो आमतौर पर जो दी जाती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, ताकि किसी भी तरह का एंटीबायोटिक किसी भी तरह का बैक्टीरिया वो किल हो जाए। अच्छा, तो ये जो सेल वॉल्स हैं, इनकी वजह से वो डिफरेंस आता है जो पैथोलॉजी का डिफरेंस है। और आप अगर किसी इन्फेक्शन को, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका टेस्ट करवाने जाएं, तो उसमें सबसे पहली चीज जो होगी वो ग्राम टेस्ट होगा, ग्राम स्टेनिंग का टेस्ट होगा। सबसे पहले ये डिटरमिन किया जाएगा कि आया ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है। वैसे तो आजकल अब इतना नॉलेज आ गया है कि डिजीज का नाम सुनते ही पता लग जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं साल्मोनेला टाइफाई, अब साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है, साल्मोनेला के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। साल्मोनेला का ग्रुप, ये वो ग्रुप है, या इसको मैं जरा मजीद जुमले को खूबसूरत कर लूं तो ये वो कमबख्त ग्रुप है कि जो पानी के जरिए जितने बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं ये उसमें आता है, साल्मोनेला, ठीक है। साल्मोनेला है, शाइगेला है, फिर एक और ग्रुप आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट इसी का। माइक्रोबायोलॉजी एक टाइम था मेरा अन्य वाह नॉलेज था, अब थोड़ा अरसा हो गया रिवाइज किए हुए। एक और ग्रुप है, से क्यों निकल गया, साल्मोनेला शाइगेला और बहरहाल।
पता नहीं क्यों ज़हन से निकल गया, देखनी पड़ेगी पेल्जर। अच्छा, तो वो जो ग्रुप है, ये 3 ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव में आते हैं और तीनों पानी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं और आमतौर पे हमें जो डिजीज़ेज़ होती हैं, ये पानी के ज़रिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एरिया में टाइफाइड फैल गया है, तो इस बात का इम्कान ये है कि आप अपने पानी का टेस्ट कराएँ। जो उस इलाके में पानी है उसका, जब मुझसे एक जो है वो किसी ने पूछा कि किसी ने कहा कि जी हमारे मोहल्ले में 2 बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, हेपेटाइटिस और टाइफाइड। मैंने कहा पानी टेस्ट कराएँ, दोनों पानी से ट्रांसफ़र होते हैं। हेपेटाइटिस वायरल, टाइफाइड बैक्टीरियल, दोनों पानी के ज़रिए वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, दोनों पानी के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो हमारे इतना इल्म हमें होना चाहिए कि किस तरह से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, हमारे फ़िल्टर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तरह से, ठीक है? सो दिस इज़ द डिफरेंस। और यहाँ पर जो बाहर की मेम्ब्रेन है, मेरा ये इरादा है इंशाल्लाह मैं आपको इस मेम्ब्रेन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये महदूद इन्फॉर्मेशन है। इसकी सिर्फ कंपोज़िशन बताई हुई है, ये बताया हुआ है कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर एक एडिशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन जो मेरा इरादा है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद जो है, ये तो ख़ैर मैं ग्राम पॉज़िटिव की आ गई, इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। ये देखिए, ये ग्राम पॉज़िटिव है। अच्छा, रंग अजीब-ओ-गरीब है यार। ये ग्राम नेगेटिव है और ये ग्राम नेगेटिव के बाहर उन्होंने सेल वॉल बनाई हुई है। इसमें जो है वो गौर कर लीजिए जी कि आपके पास लिपोप्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स ऊपर मौजूद हैं और उसके साथ-साथ इन्होंने फॉस्फोलिपिड्स को भी, यानी अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो फ़र्क है ना बहुत बुनियादी। चलिए, ये बहुत अच्छी डायग्राम है, इसको डिस्कस करते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइंट नहीं जाने देना। ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कॉपीराइट भी लगा हुआ है, अल्लाह खैर। अच्छा जी, देखिएगा यहाँ पर इस पिक्चर में लिपोपॉलीसैकेराइड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है? ये देखिए, गौर कीजिए, लिपोपॉलीसैकेराइड्स के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं और नीचे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसके यूनिट डिफरेंट है। ये फॉस्फोलिपिड के यूनिट है जो नीचे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है ये डुअल मेम्ब्रेन होती है और ये डुअल मेम्ब्रेन सेल वॉल का रोल तो प्ले करती है। क्यों प्ले करती है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट को नहीं रोकती। ये सेल मेम्ब्रेन की तरह ये ट्रांसपोर्ट को काबू नहीं करती, लेकिन ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो आम सेल वॉल से कहीं ज्यादा जो है वो बेटर स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर आपके सामने है कि ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स, उसके ऊपर जो है ये पॉलीसैकेराइड्स के यूनिट्स लगे हुए हैं, उसके साथ साथ पेरिप्लाज्मिक स्पेस आपके सामने है और यहाँ पर कुछ लिपोप्रोटीन्स भी मेंशन हुई है, ठीक है? ये वो है जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसने आगे कंट्रोल करना है जो ट्रांसफर है उसको, ठीक है? लेकिन एक बात तय है यहाँ पर जो आपकी बुक में कैम्पबेल में भी लिखी हुई है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी एंट्री को जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो रोकती है। ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है ना, ये उनकी एंट्री को रोकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेल वॉल उस तरह की कन्वेंशनल सेल वॉल नहीं है जो कि हम आमतौर पर समझते हैं कि जो बिल्कुल ही डेड होती है। जैसे यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया also tend to be more resistant than gram positive species to antibiotics because the outer membrane impedes the entry of some drugs। लो जी, इस वजह से ये ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट भी होती है, ठीक है? तो मैंने आज ज़्यादा देर लगा दी सेल वॉल के ऊपर डिस्कशन पे, लेकिन ये ज़रूरी है। अब ये डायग्राम जो है इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद जो है इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही अच्छी इन्होंने डिफरेंशिएशन कर दी है कि इसकी एक लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की नीचे वाली, लेकिन ऊपर वाली जो होती है उसका ताल्लुक जो है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स के साथ होता है और ऊपर की जो होती है वो लिपोपॉलीसैकेराइड वो डिफरेंट किस्म के यूनिट्स होते हैं और नीचे वाले जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो ये जो है वो इसके अलावा कोई पॉइंट इंशाल्लाह मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद आ जाइए जी, मजीद कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कैप्सूल है, बैक्टीरियल सेल का एक कैप्सूल होता है और वो कैप्सूल जो है वो क्या फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो हैं ये मैं आपको, चलें इसको कल डिस्कस कर लेंगे, आज इतना सही है। जी बेटा, आपके सवाल हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड या कुछ और तो बताइए।